छुपाए ना छुपे, चोरी, हत्या, पाप। और जिस मामले में ये तीनों ही एक साथ दिखने लग जाएं तो फिर उसे कैसे छुपाया जा सकता है। अब तक हम सुनते आ रहे थे कि ये वाला घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, वो वाला घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, मगर ऐसा लग रहा है कि किसी विश्व गुरु ने ब्रह्मांड का इतिहास बदलते हुए दुनिया का सबसे खतरनाक घोटाला कर दिया। आप सब ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहते हुए सुना होगा, मगर आज इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले को दुनिया का सबसे खतरनाक घोटाला क्यों कहना पड़ रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और न सिर्फ समझ में आएगा बल्कि शरीर का रोआ रोआ कांप उठेगा। पिछले कई दिनों से आप इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में अलग अलग खुलासे सुन रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े आपके सामने आए, मगर आंकड़ों के सामने आने और तमाम आरोपों के लग जाने से यह दुनिया का कथित सबसे खतरनाक घोटाला खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरुआत होती है। और यह शुरुआत अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल कि जिस आंकड़े को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने हर एक पैंतरा खेल दिया, उस पैंतरे पर प्रहार करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सारा आंकड़ा तो देश के सामने रखवा दिया, मगर डाटा सामने आने का लाभ क्या, उससे फायदा क्या मिला? क्या सिर्फ सवाल पैदा कर देना ही पूरी कार्यवाही कही जा सकती है? बहुत सारे आरोप सामने आ गए, तथा कथित भयंकर वाले घोटाले सामने आ गए, बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ गया, तो क्या इससे सब कुछ पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या दुनिया के सबसे खतरनाक घोटाले की जांच करेंगे भारत के सबसे बड़े जज धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और इस जांच में जो रंगा बिल्ला पकड़े जाएंगे क्या उन्हें सजा देंगे जस्टिस चंद्रचूड़? और यदि चीफ जस्टिस निष्पक्ष जांच करवाते या करते हैं तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से मामले हैं जो मोदी सत्ता को बुरी तरीके से फंसा सकती है, वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जो जबरदस्त संदेह के घेरे में हैं। आज के इस वीडियो में मैं मोटा मोटी 10 पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि यदि इनकी जांच हो गई तो फिर बड़े बड़े रंगा बिल्ला जेल का बिल्ला पहने हुए नजर आ सकते हैं, और उस बिल्ले पर लिखा हो सकता है रंगा 420 और बिल्ला 420। और इससे भी महत्वपूर्ण, क्या सिर्फ 420 से ही काम चल जाएगा या फिर धाराओं की लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी? आज की ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और आखिर पॉइंट जो बताऊंगा उसे सुनकर आपकी खोपड़ियां झन्ना जाएगी। मगर शुरुआत करने से पहले आप सभी से कह दूं कि अपनों को याद कर लीजिए, माँ बाप को याद कर लीजिए, बीवी बच्चों को, भाई बहन को, दोस्त मित्र को, दुश्मन और पड़ोसी सबको याद कर लीजिए, क्योंकि इन 10 पॉइंट में जो आखिरी मुद्दा है वो आपके अपनों से और खुद आपसे भी जुड़ा हुआ है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। टन से देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप सबको पता है देश की स्थितियां इस कदर बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है। यदि मीडिया स्वतंत्र होता तो स्थितियां इतनी नाजुक कभी न हो पाती। साल 2017-18 में चुनावी चंदा लेने के लिए मोदी सत्ता ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसके तहत देश की जनता को या फिर किसी को भी इस बात की जानकारी ही न मिले कि किस धन्ना सेठ ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को कितना मोटा चंदा दिया है। मगर सबसे ज्यादा शर्मनाक और चिंता वाली बात यह है कि जिस योजना में सब कुछ छुपाना था, उस योजना को इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि बहुत सारे अंधभक्त और मूढ़ लोग आज भी यह रट्टा लगाए बैठे हैं कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने यह सिस्टम लाया था, चुनावी चंदे में काला धन ना आए इसलिए सरकार ने यह सिस्टम लगाया था। मैं उन परम ज्ञानियों से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब साल 2016 में नोटबंदी से काला धन समाप्त हो ही गया था, तो फिर उसके लगभग 2 साल बाद फिर से चुनावी चंदे में काला धन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत क्या थी? जो काला धन 2 साल पहले ही समाप्त हो गया नोटबंदी में, फिर उसे रोकने की जरूरत क्या है? जो है ही नहीं उसे क्या रोकना? और उससे भी बड़ी बात, काला धन को रोकने के लिए काला सिस्टम डालने की क्या आवश्यकता है? काला धन तो तब रुकेगा ना जब सब कुछ स्पष्ट हो, पारदर्शी हो, जिसके बारे में सबको जानकारी हो। तुमने तो चोरी रोकने के नाम पर डकैती का खेल शुरू कर दिया। बहरहाल अब जब यह सिद्ध हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि जनता के अधिकारों के खिलाफ है, इसे अवैध घोषित कर दिया, तो फिर आगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जांच करने के लिए जो बड़े बड़े रंगा बिल्ला को उचित स्थान पर पहुंचा सकते हैं, उन्हें जरा ध्यान से देख लीजिए। भक्तों और IT सेल को कभी और लपेट लेंगे। जांच का पहला बिंदु हो सकता है कि क्या चुनावी चंदा देने के लिए ही इस देश में बहुत सारी कंपनियां बनाई गई, फर्जी कंपनियां। आपको बता दें कि नई नवेली कंपनियां कुछ तो
कुछ महीने पुरानी ही थी, उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को भर भर के चंदा दिया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 या उसके बाद नई बनाई हुई कंपनियों में से कम 43 फर्मों ने 384 करोड़ से ज्यादा का चुनावी बॉन्ड खरीदा। साल 2023 में हैदराबाद की 4 कंपनियों ने स्थापना के कुछ महीने के भीतर ही करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे। 2020 में 9 कंपनियों और 2021 में 11 कंपनियों ने कोविड महामारी के दौरान जिन्हें बनाया गया था, और इन सब ने मिलकर 1 अरब रुपए से भी ज्यादा का बॉन्ड खरीदा, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा, और वो भी अपने निर्माण के बाद केवल 1-2 सालों में ही। आप सोचिए, जब कोई कंपनी बनती है तो उसको खड़ा होने में 1-2 साल का समय लग जाता है, और यहां कंपनी बनते ही अरबों रुपए का चंदा देने लगती है, वो भी चुनावी चंदा। तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि क्या ऐसी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ अलग अलग पार्टियों को चंदा देने के लिए ही बनाई गई थी? यहां एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये मामला किसी एक दल से संबंधित नहीं है, सारे दलों के दलदलों से संबंधित है। और इस दलदल में यदि कोई धंसने वाला है, कोई फंसने वाला है, तो वो है आप। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, नागरिक बनिए, सवाल करिए, अगली कहानी सुनिए। जितना आगे बढ़ते जाएंगे खोपड़ियां टन टन करती जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले कोई भी कंपनी यदि किसी दल को चंदा देने की इच्छा रखती है तो बैरियर लगाया गया कि पिछले 3 साल के औसत शुद्ध लाभ का मात्र 7.5% ही चंदा दिया जा सकता है। मगर साहब ने इस बैरियर को तोड़कर फेंक दिया और कह दिया कि अब कोई भी कंपनी, चाहे वो 1 रुपया न कमाती हो, चाहे वो घाटे में ही चल रही हो, कर्जे में ही चल रही हो, वो भी चंदा दे सकती है। जो सिस्टम लाया गया उसका मतलब यही था, और ये मतलब हवाई नहीं था। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा सामने आ गया तो पता चला है कि किस तरीके से जो कंपनियां कई साल से घाटे में थीं, जिन कंपनियों का मुनाफा बहुत ही कम था, उन सब ने करोड़ों अरबों रुपए का चंदा दिया। तो अगला सबसे बड़ा पॉइंट जांच का ये हो सकता है कि आखिर घाटे में चल रही कंपनियां इतना मोटा मोटा चंदा कहां से दे रही थी? जो थोड़े बहुत लाभ में थी वो भी अपने लाभ का कई गुना अधिक चंदा कैसे दे रही थी? कहां तो साहिब चले थे सेल कंपनियों को खत्म करने, काला धन को खत्म करने, और ये कारनामे बता रहे हैं कि कहीं न कहीं पारदर्शिता को खत्म करने तथा डकैती करने का सिस्टम बनाया गया, जो अब देश के सामने है। सामान्य से सामान्य आदमी भी ये सोच सकता है कि जिस कंपनी की अपनी कोई कमाई नहीं, या फिर जो घाटे में चल रही है, जिसने हाल ही में कंपनी बनाई, वो करोड़ों अरबों रुपए का चंदा कहां से दे रही है भाई? क्या कोई अन्य सिस्टम है जहां से काला धन इन कंपनियों तक पहुंचाया जाता है और फिर इन कंपनियों के नाम पर चंदा लिया जाता है? ये तो तभी साफ होगा जब इस मामले की निष्पक्षता से जांच होगी, और जब जांच होगी तो रंगा बिल्ला पकड़े जाएंगे। जांच का अगला पॉइंट हो सकता है एक हाथ दो एक हाथ लो, यानी किसी कंपनी से करोड़ों रुपए का चंदा लिया, इसके बाद उसको सैकड़ों करोड़ का या 1000 करोड़ का टेंडर मिला। इस तरह की कई कंपनियों का नाम पिछले दिनों हमने आपको कई वीडियोस में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी बड़ी भयावह नजर आती है। हर एक वीडियो को देखा करिए। एक हाथ ले एक हाथ दे, यानी चंदा दो धंधा लो, वही सिस्टम है जिसे सिस्टम के तहत सरकारी ऑफिस में बाबू आपसे काम करने के बदले घूस लेता है, और घूस सीधे सीधे अपने हाथ में नहीं लेता, अब टेबल के नीचे से नहीं लेता, ऑफिस के बाहर पान की दुकान पर रखवा देता है। वैसा ही सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड भी नजर आता है, जहां फायदा कंपनी को मिलता था, देती थी सत्ता, और घूस के रूप में कथित चंदा पार्टी के फंड में जाता था। जांच का अगला पॉइंट है गन पॉइंट, यानी डर का धंधा, यानी जांच एजेंसियों की छापेमारी और फिर जेल का डर। ऐसे तमाम मामले कथित रूप से सामने आए हैं जहां पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के छापे पड़ने के बाद उनके खिलाफ मामला या तो बंद हो गया या फिर वापस ले लिया गया। ठीक वैसे ही जैसे विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही होती है, जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है सारे खून माफ हो जाते हैं, जांच रुक जाती है। तो विपक्ष के नेताओं के लिए बचने का माध्यम है भाजपा ज्वाइन करना, और धन्ना सेठों के बचने का माध्यम है चंदा दान करना। इसी कथित चंदे को पिछले दिनों राहुल गांधी ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन कहा था, और कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट मोदी शाह मिलकर भाजपा के साथ चला रहे हैं। चारों तरफ मोदी सरकार की तुलना दाऊद इब्राहिम की गैंग से हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यदि दाऊद देश की सरकार चला रहा होता तो वो भी ऐसा ही सिस्टम अपनाता जैसा मोदी सत्ता ने अपनाया है। जैसे भाई लोग अपने गुर्गों को भेजकर डराकर धमकाकर धन उगाही करते हैं, वैसा ही प्रयोग मोदी सत्ता ने जांच एजेंसियों का किया है। फरवरी महीने में ही एक जांच में पाया गया कि ईडी, इनकम टैक्स की जांच का सामना करने वाली
30 कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा एक बात और हमने हाल ही में आपको बताई थी कि दवाई ने खुलासा किया कि जिन कंपनियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने हाई रिस्क वाली कंपनियां कहा था, उन कंपनियों ने जब मोटा मोटा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया तो कैसे हाई रिस्क वाली लिस्ट से उन कंपनियों का नाम गायब हो गया। बाकी आप सब समझ सकते हैं कि ये कैसे हो गया होगा। अगला एक और कानूनी मामला सामने आता है और वो ये कि भाजपा के लिए कोई कानून ही नहीं। आप यदि बैंक बंद होने के 5 सेकंड बाद चले जाएं तो आपका काम नहीं होता, चाहे आप भले घंटों की यात्रा करके आए हो। और 5 सेकंड बाद जाना तो संभव ही नहीं है। बहुत सारी जगहों पर शटर गिरा के ताला मार दिया जाता है। जो पहले भीतर घुस चुके हैं उन्हीं का काम होगा, बाकी लोग वापस जाओ। लेकिन भाजपा के लिए ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। चुनावी बॉन्ड भुनाने का समय समाप्त होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कथित रूप से दबाव बनाकर 10 करोड़ का चुनावी बॉन्ड भजा लिया। कायदे से यहां पर भी जांच करके कानून तोड़ने वालों की पहचान करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कौन था जिसने दबाव बनाया, कौन था जो दबाव में आया और कौन था जिसने 10 करोड़ का चुनावी बॉन्ड एक्सपायर होने के बाद भी भजाया। और इन सबसे महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है कि स्टेट बैंक ने यह दावा किया था कि उसके पास बॉन्ड खरीदने और बॉन्ड को भजाने वालों का डाटा नहीं है, वो नहीं रखेगा, डाटा रखता ही नहीं। यह शुरुआत की बात है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ने किस काम के लिए समय मांगा? आप यूं सोचिए, यदि आपसे कोई कहे कि अपना तीसरा हाथ दिखाओ तो आप साफ साफ कह देंगे कि भाई तीसरा हाथ हमारे पास है ही नहीं, तो कहां से दिखाएं। लेकिन स्टेट बैंक ने कहा कि हमको 30 जून तक का समय दे दीजिए, दिखा देंगे। तो सवाल वही है कि पहले तो तुमने कहा था कि हमारे पास तीसरा हाथ था ही नहीं, और जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो तुमने कह दिया कि 30 जून तक का समय दे दीजिए। यानी जो कानून बनाया गया था, जो सिस्टम था, तुमने उसके खिलाफ जाकर काम किया। सोचिए कहानी कितनी संदेहास्पद है। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने द हिंदू में एक लेख लिखा है और बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड 2018 की धारा 7(4) में कहा गया था कि इससे खरीदने वाले की जानकारी को अधिकृत बैंक यानी स्टेट बैंक गोपनीय रखेगा, इसका खुलासा कभी नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया कि बैंक कानूनी तौर पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रख सकता, तो फिर वो गुप्त नंबर क्यों रखा गया? यानी तमाम गैर कानूनी काम करने के लिए कानून बना और उस गैर कानूनी कानून को भी तोड़ दिया गया। क्या गजब का सिस्टम चल रहा है। ये वाली कहानी बड़ी दिलचस्प है। पूर्व चुनाव आयुक्त जो बड़े ईमानदार कहे जाते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को सामने रखा था, 2019 के चुनाव के बाद इन्हें पद छोड़ना पड़ा और इसके बाद पूरे परिवार को जांच एजेंसियों ने टारगेट किया। वैसे अधिकारी ने इस मामले पर बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है। इसी तरह से एक और भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव हैं, उन्होंने भी इस मामले में बेहद गंभीर चिंता व्यक्त की है। किसी अन्य वीडियो में बेहद आसान भाषा में इस पर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल का सवाल यह है कि स्टेट बैंक ने कितना बड़ा गड़बड़ेशन फैलाया इस चुनावी बॉन्ड मामले में। और सुनिए, स्टेट बैंक जिस डाटा के मिलान के लिए 30 जून तक का समय मांग रहा था, उस डेटा को मिलाने में जानकारों ने 3-4 मिनट का समय लिया। यानी जो काम 3 मिनट का था, उसके लिए स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त मांग रहा था। सोचिए, देश का एक सरकारी बैंक देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने, सबसे बड़े जज के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहा था। क्या उसने चीफ जस्टिस को चीट किया? जांच का अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है हमारे देश का चुनाव आयोग। आपको याद होगा, हमने कई बार बताया कि जब मोदी सत्ता चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था लेकर आ रही थी, तब चुनाव आयोग ने भी इस पर सवाल उठाए थे और इसे गलत बताया था। और बाद में उसी चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं नहीं सब ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को रद्द कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया, तब चुनाव आयोग की जबान सिल गई। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग की भूमिका कैसी है? एक वक्त में आप जिस चीज को गलत बताते हैं, संविधान और लोकतंत्र के लिए गलत बताते हैं, उसके खिलाफ बताते हैं, कुछ समय बाद वो चीज आपको अच्छी लगने लगती है। और तो और हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए चुनावी चंदा देने वालों की गोपनीयता को बनाए रखने की वकालत की। यानी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, इसे बंद करो, उसके बावजूद इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट को लात मारते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में खुद को खड़ा करता है। जरा सोचिए ये मामला कितना गंभीर है। हमारे देश में ही एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, टी.एन. सेशन। अखबारों में जब चुनाव आयोग के साथ भारत सरकार लिखा जाता था तो उन्होंने इसकी मुखालफत की और कहा
कि यह गलत है, हम भारत का हिस्सा हैं, हम भारत के लिए काम करते हैं, लेकिन हम भारत सरकार का हिस्सा नहीं है, हम उसके अंडर काम नहीं करते। भारत सरकार बिल्कुल अलग है और हम बिल्कुल अलग हैं। हमारा काम भारत सरकार को चुनना है। यानी एक वक्त में हमारे देश में ऐसे भी चुनाव आयुक्त हुआ करते थे जो भारत सरकार से भी खुद को अलग मानते थे, अलग बॉडी हुआ करते थे, और जैसा कि होना भी चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। और आज स्थिति ऐसी है कि भारत सरकार से खुद को अलग करना तो बहुत दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव आयोग और आयुक्त अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे भले ही उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना ही क्यों न करनी पड़ जाए। सोचिए, इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की बनाई हुई लीग पर चलना पसंद कर रहा है, और जब सवालों की झड़ी लगती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार शेरो शायरी करने लगते हैं। आइए अब वो आखिरी कहानी सुन लीजिए जो हम सबसे जुड़ी हुई है, हम सबके अपनों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। कल्पना करिए, आप बाजार से 1000 रुपए का जूता खरीद कर लाते हैं, वो गड़बड़ निकल जाता है। आपको उम्मीद थी कि कम से कम 2-3 साल तो पहनेंगे, लेकिन 2-4 महीने में ही टूट गया। आपका नुकसान कितने का हुआ? आप कहेंगे 1000 रुपए का। 3-4 महीने पहन लिए थे तो 200-300 और घटा लीजिए, यानी 700-800 का नुकसान हुआ। ऐसे ही आप बाजार से 2000 का कपड़ा खरीद कर लाए, कुछ दिन पहनने के बाद रंग हल्का हो गया, कहीं से फट गया, तो आपका नुकसान कितने का हुआ? 2000 का हुआ। आप कोई मोटरसाइकिल खरीद कर लाए, जल्दी इंजन में खराबी आ गई तो नुकसान लाख रुपए का हुआ, क्योंकि लाख रुपए से नीचे तो अब कोई मोटरसाइकिल मिलती भी नहीं कायदे से। 10 साल पहले जिस मोटरसाइकिल की कीमत 45-50 हजार रुपए हुआ करती थी, अब वो लाख पार कर चुकी है। तो खड़े खड़े अगर आपकी मोटरसाइकिल में आग लग जाए तो आपका नुकसान हुआ 1 लाख रुपए का। मगर जरा सोचिए, आप बाजार में निकलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खाना खराब था, फूड पॉइजनिंग हो गई, आपका कोई अपना बीमार पड़ गया, मौत हो गई, तब आपका कितना नुकसान हुआ? क्या आप इसकी गणना कर पाएंगे? इससे भी जरा आगे बढ़िए, आपको दिल की कोई बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट अटैक की समस्या से जूझते हैं, आप किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, आपने डॉक्टर को भगवान का रूप समझा और दवाई खा लिया, दवाई में कोई गड़बड़ी थी, आपके लिए जहर बन गई, आपकी मौत हो गई। इस बार आपका कितने का नुकसान हुआ? जरा कैलकुलेटर लेकर बैठिए, हिसाब लगाइए और फिर बताइए कि आपकी या आपके अपनों की मौत का और उससे होने वाले नुकसान का आंकड़ा क्या है। क्या आप बता सकते हैं? क्या दुनिया की कोई कीमत उसकी भरपाई कर सकती है? वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि अब तक हमने दुनिया में बड़े बड़े घोटाले सुने थे। 1 साल पहले ही अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र गौतम अडानी की कंपनी पर दुनिया का सबसे बड़ा कथित फ्रॉड करने का आरोप लगाया। कहा कि इतना बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड आज तक के दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। मगर हमने बड़ा घोटाला सुना, खतरनाक घोटाला नहीं सुना था। इलेक्टोरल बॉन्ड ने जैसे घोटाले की तरफ इशारा किया है, ऐसा लग रहा है कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक घोटाला भी साबित हो सकता है। और ये कहानी भारत की उन फार्मा कंपनीज की जिनकी दवाएं टेस्टिंग में फेल हुई, लगातार कई दवाएं फेल हुई, और फिर इन सब ने अलग अलग राजनीतिक दलों को करोड़ों अरबों रुपए का चंदा दिया, तथा सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कई साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बड़ी बड़ी कंपनियों से डीलिंग करते हैं, जिसमें सत्ता पक्ष को ज्यादा कमीशन मिलता है, विपक्ष को थोड़ा कम मिलता है। आप कहेंगे कि सत्ता पक्ष को मिले तो बात समझ में आती है कि वो किसी कंपनी को लाभ पहुंचाएगा, परेशान नहीं करेगा। विपक्ष को क्यों? तो उस फिल्म में यह दर्शाया गया कि विपक्ष से संबंधित कंपनी की गड़बड़ियों का पर्दाफाश न करे, उस पर सवाल न उठाए, विरोध प्रदर्शन न करे, वरना सत्ता मजबूर होगी एक्शन लेने के लिए और जनता जाग जाएगी। इसलिए विपक्ष के नेता को भी, विपक्षी दल को भी कमीशन दिया जा रहा था। मैं उस फिल्म की कहानी बता रहा हूं। तो अभी जो फार्मा कंपनियों की कहानी सामने आई है, यह भी बड़े सवाल उठाती है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर दवा बनाने वाली कंपनियां जो महंगी से महंगी दवाइयां बेचती हैं, वो अरबों रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को क्यों दे रही हैं? किसी भी पार्टी को दे रही हो तो क्यों दे रही हैं? मेडिकल स्टोर पर आप 100 रुपए की दवाई यदि 90-95 रुपया देकर लेना चाहे तो नहीं मिलती है। और चिकित्सा क्षेत्र ऐसा है कि कोई व्यक्ति यहां मोलभाव कर भी नहीं पाता, पहले से ही मानसिक रूप से पीड़ित होता है। यानी जनता को किसी भी रूप में कोई लाभ या छूट देने की स्थिति में जो कंपनियां नहीं होती, वो सत्ताधारी दलों को मोटा मोटा चंदा क्यों दे रही हैं? क्या इसलिए दे रही हैं ताकि उनकी दवाओं में कोई कमी भी हो तो भी उस पर रोक न लगाई जाए, या फिर उनकी दवाएं सिर्फ नाम मात्र की हो, किसी काम के लायक ना हो तो भी उन पर रोक न लगाई जाए? और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हाल ही में मोदी सरकार एक नई व्यवस्था लेकर आई, जिसके तहत यदि किसी कंपनी की दवाई में कोई कमी होती है और उसकी वजह से किसी की मौत होती है, तो फिर संबंधित कंपनी या उसके मैनेजर के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, मुआवजा देकर वो अपने आप को अलग कर सकता है, सजा नहीं मिलेगी। अब आप अपनी जान की कीमत भी सोचकर समझकर लिख लीजिए। अपने परिवार के, अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों की जान की कीमत भी कहीं डायरी में लिख दीजिए, ताकि ऐसे
ऐसी किसी कंपनी की दवाई खाकर उनकी मौत हो जाती है तो आप कह सकें कि भैया इनकी जान की कीमत इतना लाख रुपए थी तो आप दे दीजिए। जरा सोचिए, कोई फार्मा कंपनी नकली या फर्जी दवा बनाकर अरबों रुपया कमा लेती है और यदि कहीं किसी की मौत हो जाती है उस दवाई से, कोई बीमार पड़ जाता है और जुर्माना देने की बात आती है तो 2-5 लाख रुपया देकर काम चल जाएगा। कंपनी को क्या नुकसान है? जिसने करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाया उसे 2-4-5 लाख 10 लाख देने में क्या दिक्कत होगी? जब सजा मिलने का डर नहीं होगा तो फिर बल्ले बल्ले। और फिर इतना पाने के लिए जिसकी मौत हुई होगी उसके परिजनों को कितना लड़ना पड़ेगा ये तो आप जानते ही हैं। जिसके पास पैसा है, कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कंपनियों के पास पैसा है तो भैंस भी उन्हीं की, लाठी भी उन्हीं की। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में संशोधन किया गया कि कोई भी कंपनी चाहे वो 1 रुपए का भी लाभ न कमाती हो वो मोटा मोटा चंदा दे सके, और फिर वैसी ही कहानी सामने आई कि घाटे में चल रही कंपनियों ने भी चंदा दिया। यानी सोच समझकर ही पहले से यह सिस्टम तैयार किया गया कि किनसे चंदा लेना है। क्या वैसा ही खेल फार्मा कंपनियों को लेकर भी मोदी सत्ता ने किया? क्या कुछ कंपनियों ने इनसे कहा कि ऐसा कानून बना दीजिए क्योंकि हम फर्जी दवाई बनाकर बेचने वाले हैं, हम फर्जी दवाई बेचेंगे, अरबों रुपया कमाएंगे, कुछ हिस्सा आपको भी देंगे, बस कानून ऐसा बना दीजिए कि हम पर मुकदमा ना चले, हमको जेल न जाना पड़े, हमें कोई सजा ना मिले, बाकी मुआवजा देने की बात है तो हम जुर्माना भर देंगे। आम आदमी सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ कि नहीं? हाल ही में जो महामारी हम सबके सामने आई थी उसको याद कर लीजिए। इस खबर को देखिए, ग्लूकोज और नमक मिलाकर बना रहे थे नकली रेमडेसिविर, एमपी गुजरात तक धड़ल्ले में बेचा। अब जरा पता लगाइए, गुजरात में उस वक्त कौन सा डबल इंजन था, मध्य प्रदेश में उसी वक्त कौन सा डबल इंजन लगाया जा रहा था, और महीनों तक ये नकली इंजेक्शन 35 से 40 हजार रुपए में बेचा गया। अब आप सोचिए, एक एक इंजेक्शन की कीमत जब इतनी ज्यादा हो तो इससे कितना ज्यादा पैसा कमाया गया होगा। और जब आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को सरकार ही ये राहत देगी कि चलो तुमको सजा नहीं मिलेगी, खाली जुर्माना लगेगा, और वो भी जद्दोजहद के बाद, तब तो ये और मजबूती से फर्जीवाड़ा करेंगे और तेजी से करेंगे कि करोड़ों अरबों रुपया कमा लो, कहीं कोई मामला हुआ तो 2-4-10 लाख भरना भी पड़ जाएगा। मगर इन सब में नुकसान किसका होगा? आप हिसाब लगाइए। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को दुनिया का सबसे खतरनाक घोटाला कहा। इस मामले की जांच होनी चाहिए कि जिन कंपनियों की दवाइयां फेल हुई टेस्टिंग में, उसके बाद उनके साथ क्या किया गया। क्या वो दवाइयां मार्केट में आई या फिर उन पर रोक लगी? यदि वो मार्केट में आई तो उनका प्रयोग कहां कहां हुआ और इनके प्रयोग से क्या किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी? और फिर सबसे बड़ी बात, दवा कंपनियां इतने अरब रुपए पार्टियों को क्यों दे रही हैं? क्या उनसे कोई राहत लेने के लिए या फिर कोई फेवर लेने के लिए दे रही हैं? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? यकीन मानिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की ये जो कहानी सामने आई है ये सबसे खतरनाक लग रही है। जांच एजेंसी का डर दिखाकर कथित रूप से पैसे की वसूली की गई, वो भी इसके सामने फीका है। किसी कंपनी से घूस लेकर उसको टेंडर दिया गया, वो भी फीका है। लेकिन जब बात देश की आम जनता की जिंदगी पर आ जाए तो फिर क्या बाकी रह जाता है? अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड का सारा आंकड़ा, सारा कच्चा चिट्ठा देश के सामने खोल ही दिया है, तो फिर इसके आगे क्या वो इस मामले की निष्पक्ष और ईमानदार जांच करवाएंगे या करेंगे? क्या इस कथित दुनिया के सबसे खतरनाक घोटाले उसके रंगा बिल्ला पकड़े जाएंगे? क्या भारत की जनता को और उसकी जिंदगी को बेचकर चंदा लेने देने वालों की डीलिंग हुई है? और यदि हुई है तो डीलिंग करने वालों को क्या चीफ जस्टिस जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि देश भर के जानकारों का मानना है कि इतना तो तय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जितने पहलू निकल कर आ रहे हैं, यदि इन सब की जांच हुई तो चाहे रंगा बिल्ला किसी भी पद पर बैठे हों, चाहे जितने ताकतवर हों, दुनिया का कोई माई का लाल उन्हें बचा नहीं पाएगा। बाकी रंगा बिल्ला कौन है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। आप सभी दर्शकों से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। गोदी मीडिया इन पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेगा। वैसे जांच का एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है, हालांकि इसमें जांच करने जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ स्पष्ट है। फिर भी अदालतों को इन सब मुद्दों पर जांच करनी चाहिए कि आखिर इतने बड़े बड़े खुलासों पर देश का मीडिया शांत क्यों रहता है। जब देश के गृह मंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड पर जवाब देने आते हैं तो उनसे पलटकर सवाल क्यों नहीं किया जाता? चुपचाप उनकी बात सुनकर हाथी की खिचड़ी खाने वाला ऐसा लपड़झंडिस टुकुर टुकुर मुंह क्यों ताकता है? जब देश के गृह मंत्री सरेआम बकवास करते हैं कि हमारे पास सांसदों की संख्या अधिक है इसलिए चंदा ज्यादा मिला, तो फिर गोदी मीडिया का यह लपड़झंडिस क्यों नहीं पूछता कि क्या सांसद चंदा दे रहे थे? चंदा मिलने का सांसदों की संख्या से क्या मेल हो सकता है? लेकिन आप सब जानते हैं, भारत के भविष्य में जब देश की इस तबाही का इतिहास लिखा जाएगा तो गोदी मीडिया का नाम काले अक्षरों में जरूर होगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।